खबरों की शुरुआत करें, आपको बताएंगे कि सीबीआई को सबूत मिल गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे कहा था कोई बख्शा नहीं जाएगा। उससे पहले एक तस्वीर दिखा रहे, राजस्थान की तस्वीर है। एक लड़की को लड़का उठाकर लाया मंडप से, घास में आग लगाई और उसके बाद फेरे ले लिए। आप देख रहे हैं राजस्थान में क्या हो रहा है। संभव अशोक गहलोत देख रहे हैं तस्वीर, मंडप से एक लड़की को उठा लाया, घास में आग लगाकर कैसे ये शख्स फेरे लेने लगा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये तस्वीरें देखिए, एम्बियंस दीजिए। ये तस्वीरें राजस्थान की है, लड़की रो रही है, लड़की चिल्ला रही है। संभव है अशोक गहलोत को ये चीख, ये रोना सुनाई दे रहा हो। घास में आग लगाई लड़के ने और उसके बाद देखिए उठाकर उसे 7 फेरे ले लिए। ये राजस्थान की तस्वीर। अब मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा कि कहां की घटना है, क्या हुआ, किस वक्त हुआ, क्यों हुआ। लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की जो पहली बड़ी खबर है, सीबीआई को मिला सबूत। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करने पहुंच चुकी है। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, इस हादसे का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई पहुंच चुकी है। सीबीआई ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। ये जो लाशों का अंबार आप देख रहे हैं, सीबीआई की टीम को मैं आपको दिखा रहा हूं। सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची, ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। ट्रैक पर जाकर सीबीआई ने जांच शुरू की है। ट्रैक के अलावा सीबीआई ने एफआईआर भी रजिस्टर कर ली है इस मामले में। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं वो एफआईआर की कॉपी है। वो जो हादसा हुआ उड़ीसा में, ये साजिश की तरफ इशारा करता है। 288 लोगों की जान गई। क्या षड्यंत्र के तहत ट्रेन पलटाई गई? इस दुर्घटना को किस तरह से इसके पीछे साजिश थी, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एफआईआर सीबीआई ने लिख ली है। अब जरा देखिए, जब सीबीआई की टीम पहुंची, प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं जो भी गुनाहगार होगा उसे वो छोड़ने वाले नहीं है। सुनिए। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन ही ये सौगंध ले ली थी, 288 मौतों के गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार के ग्रीन सिग्नल के बाद सीबीआई की टीम बालासोर पहुंच गई है। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है और साजिश करने वालों के नजदीक पहुंच चुकी है। घटना के बाद ही रेल मंत्री ने बड़ी साजिश की बात कही थी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। रोते बिलखते लोग, अपनों को खो चुके पीड़ितों को अब सीबीआई से उम्मीद है। सीबीआई सबूत के बहुत पास पहुंच गई है। कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। साजिश का मास्टरमाइंड जल्द ही सीबीआई के शिकंजे में होगा। कोई भी साजिश करता बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आइए, बड़ी खबर यह है कि सीबीआई पहुंच गई, जांच शुरू हो गई। सीबीआई कहां पहुंची है, कहां कहां इन्वेस्टिगेट किया है, सीबीआई की कितनी बड़ी टीम थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है इस पर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये घटनास्थल की तस्वीर है। आगे आप सीबीआई की टीम को देख रहे हैं। हुआ ये बालासोर हादसे के चौथे दिन सीबीआई ने आज इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। हादसे वाली जगह पर सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई की टीम में 10 अधिकारी शामिल हैं जो इस पूरी घटना को इन्वेस्टिगेट करेंगे। जांच टीम बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन गई। इसके बाद सीबीआई की टीम सिग्नलिंग रूम में गई, जहां से सिग्नल दिए जाते हैं, वहां गई। यहां से रिकॉर्ड रूम में सीबीआई ने सारे सबूत खंगाले, कब किस वक्त कौन सा सिग्नल दिया गया, कौन सा सही था, कौन सा गलत। इसके बाद स्टेशन मास्टर से सीबीआई ने पूछताछ की। स्टेशन मास्टर के साथ शिफ्ट इंचार्ज से भी सवाल जवाब हुए। 2 लाइनमैन से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई ने रेल हादसे में एफआईआर भी दर्ज कर ली है।
सीबीआई ने जीआरपी की एफआईआर टेक ओवर किया है। जीआरपी, जिसे आप रेलवे पुलिस के नाम से जानते हैं, पहले उनके पास एफआईआर थी, उसे टेक ओवर किया। हादसे के अगले दिन यह एफआईआर लिखी गई थी। सीबीआई हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की सिफारिश की गई है। हादसा, लापरवाही, साजिश, हर एंगल से सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। टेक्निकल गड़बड़ी अगर हुई है तो इसकी भी जांच होगी। 288 लोगों की मौत के मास्टरमाइंड को सीबीआई तलाश कर रहेगी। रेल हादसा कैसे हुआ, इसका पता लगाया जाएगा और इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन को लेकर भी जांच होगी। क्या पॉइंट मशीन की सेटिंग बदली गई, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, ये सेटिंग कैसे और क्यों बदली गई, इसकी जांच होगी। अब जरा सुनिए, इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने सीबीआई पहुंची। हमारे सहयोगी सुमित ने रेलवे के सीपीआरओ से बात की। वो बता रहे हैं सीबीआई कहां कहां जा रही है, किस किस जगह इन्वेस्टिगेट करेगी। सुनिए जरा। देखिए, सीबीआई ने पूरे यार्ड का मुआयना किया है, एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, कोचेस भी देखे हैं और स्लीपर्स, जो रेल्स हैं, पैनल, रिले रूम, पैनल, सब कुछ जो डेटास था, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एक्सचेंज बुक्स होते हैं, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज बुक, सारे चीज का उन्होंने एनालिसिस किया है। तो एज पर रिक्वायरमेंट वो कर रहे हैं, कंटिन्यूसली चल रही है और वो डेटास कलेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। शुरू में मैंने आपको दो बातें बताई। सीबीआई जो दो चीजें जिसकी जांच करने वाली है, उसमें एक है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और दूसरा है इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। बहुत से दर्शकों के लिए दोनों शब्द नए हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये दोनों चीजें क्या है, इस पे कैसे सीबीआई जांच करेगी। ये आप देख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि बेशक इलेक्ट्रॉनिक है ये, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इंटरलॉकिंग यानी जितनी भी इंटरलॉकिंग हुई है, इस सब पर इसकी नजर रहती है इस सिस्टम के जरिए। ये स्टेशन मास्टर देखता है, ये केबिन में, ये स्टेशन पर ये लगा रहता है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो सीबीआई यहां पहुंचकर जांच करेगी पुरानी रिकॉर्डिंग से, किसने कहां से इंटरलॉकिंग में छेड़छाड़ यहीं से की है, जिसके बाद ट्रेन का हादसा हुआ। एक जांच इसकी होगी। फुल स्क्रीन जरा नजदीक से दिखाइए इसको लाकर। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इसे कहते हैं, इसकी जांच होगी। अब दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दूसरी कौन सी चीज है जिसकी जांच होगी। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। ये जो आप देख रहे हैं, ये रखा हुआ है, ये डब्बा आपने देखा होगा, ट्रैक पर इस तरह के बॉक्सेस आपने देखे होंगे। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। यानी कोई छेड़छाड़ यहां से या तो की गई है, या इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग दिखाया, या वहां की गई। यहां से छेड़छाड़ करेंगे तब भी यहां पटरियों पर ट्रैक चेंज हो सकते हैं। इसका सीधा कनेक्शन होता है सिग्नल से। अगर यहां छेड़छाड़ की गई तो सिग्नल में छेड़छाड़ हो सकता है। तो सीबीआई इसे भी इन्वेस्टिगेट करने वाली। इसमें सीबीआई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कोई आपराधिक साजिश है, उस शख्स को ढूंढना है किसने ये छेड़छाड़ की है, उसकी तलाश करेगी। आइए मैं आपको बताता हूं कि सीबीआई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए पहुंचेगी उस केबिन में, जिस केबिन में ये इंटरलॉकिंग सिस्टम लगा होता है। आइए अब मैं आपको उस केबिन में लिए चलता हूं, वो केबिन जहां ये पूरा सिस्टम लगा है, और सीबीआई के ऑफिसर पहुंचे। ये आप देख रहे हैं, ये सीबीआई के ऑफिसर्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं ये पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम। यहां से सीबीआई को सब कुछ पता चल जाएगा, किसने छेड़छाड़ की है, कौन सा बटन दबाया है, किसने लूप लेन में डलवा दी गाड़ी, किसने सिग्नल छेड़छाड़ किया, ये सब पता चल जाएगा सीबीआई को। बालासोर रेल हादसे में साजिश का शक है, और शुरुआती जांच में मैनुअल टिंकरिंग का पता चला है। मैनुअल टिंकरिंग होती है किसी शख्स के हाथ से छेड़छाड़ की गई हो। इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग सिस्टम इसी को कहते हैं। क्या इससे छेड़छाड़ की गई, जानबूझकर यह छेड़छाड़ हुई जिससे यह हादसा हो गया? सीबीआई अब इसका पता लगाएगी कि यह साजिश की किसने। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से जाना था, सीधे ग्रीन सिग्नल मिल चुका था, सीधे निकल जाती। इसको लेकर ग्रीन सिग्नल मिला कोरोमंडल को, मेन लाइन पर जाना था। अचानक ग्रीन सिग्नल रेड कैसे बदल गया? वो इस इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए होता है। मेन लाइन की जगह वो लूप लाइन में जाने का सिग्नल कैसे मिला? बहनगा स्टेशन के केबिन से इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ हुई।
यहीं से सिग्नलिंग की मॉनिटरिंग होती है। यहां सामने एक आदमी बैठता है जो इसकी हर पल मॉनिटरिंग करता है। रेलवे की शुरुआती जांच में इसमें छेड़छाड़ के सबूत मिले। सोर्सेज ये कह रहे हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम एक बहुत सुरक्षित प्रणाली मानी जाती है, इससे ज्यादा सेफ कुछ नहीं माना जाता। इसे इतना सेफ माना जाता है, आपको बताऊं कि इसे फेल सेफ कहते हैं। यानी अगर यह सिस्टम फेल भी हो जाए तो भी सिग्नल रेड हो जाएंगे सारे और सारी ट्रेनें रुक जाएंगी। ये इतना सुरक्षित सिस्टम है, 100% प्रमाणिकता हासिल है इसे। उसके बाद भी अगर यह खेल हुआ तो किसी ने किया है। एक बार रूट मेन लाइन फिक्स करने पर बदलना संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि लूप लाइन की तरफ सिग्नल अपने आप हो जाए। ऐसा तभी संभव है जब जानबूझकर इसमें गड़बड़ी की जाए। रेल मंत्री ने भी साजिश की आशंका जताई थी, जिसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। आइए अब मैं आपको इंटरलॉकिंग सिस्टम बता दिया, अब मैं आपको लिए चलता हूं उस केबिन में, जिस केबिन में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है। उससे पहले जरा हमारे सहयोगी सुमित को सुनिए, जिनकी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। जो जांच है वो इस वक्त शुरू यहां पर कर दी गई है। इस पूरे मामले के जो अहम सबूत हैं वो इस वक्त टीम जुटाने के लिए यहां पर पहुंची हुई है। आपको जिस तरीके से जानकारी है, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी थी कि रेलवे बोर्ड की तरफ से इसकी सिफारिश यहां पर की गई है, जिसमें बताया गया है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश यहां पर हो सकती है, क्या इसकी कोई वजह एक साजिश भी हो सकती है। जिस तरीके से दो चीजों का यहां पर जिक्र किया गया, सिग्नल खराब था और उसके बाद जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है वो गलत ट्रैक पर यहां पर आ जाती है और उसके बाद तीसरी ट्रेन आकर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे उस वक्त रेलवे लाइन पर गिरे हुए थे, उनसे टकरा जाती है। और इसे लेकर साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए एक साजिश के एंगल से भी इस पूरे मामले की जो जांच है वो फिलहाल यहां पर शुरू कर दी गई है। और यहां पर जो रेलवे के अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी खासतौर पर जानकारी इस वक्त ये दी गई है कि जो टीम है वो तमाम अहम सबूत इस वक्त जुटाने यहां पर शुरू कर चुकी है। तमाम चीजों को इस वक्त यहां पर तलाशा जा रहा है और उन्हें इकट्ठा यहां पर किया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसा ऑडियो, रेलवे के दो ऑफिसर्स बात कर रहे हैं, साजिश पर बात कर रहे हैं, किसी ने छेड़छाड़ की वो बात कर रहे हैं, जो बता रहा है कि साजिश हुई है क्या। आइए मैं बताता हूं, एक ऑडियो बाकायदा सामने आया है जिसे टीएमसी के एक नेता ने साझा किया है और कहा है कोई छेड़छाड़ हुई है। देखिए जरा वो ऑडियो क्या है, ये आप देख रहे हैं। घटना के अगले दिन ऑडियो लीक हुआ है, सोशल मीडिया पर यह ऑडियो वायरल है। रेलवे के दो बड़े अफसर फोन पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें हादसे की वजह को लेकर बात हो रही है कि हादसा क्यों और कैसे हुआ। एक अधिकारी बता रहे हैं कि सिग्नल मेन लाइन की ओर था, कि कोरोमंडल को सीधे जाना था मेन लाइन पर, लेकिन जो फेसिंग पॉइंट लूप की ओर था, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें लूप की ओर फेस पॉइंट दिखा रहा था। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने ऑडियो साझा किया है। 1 मिनट 48 सेकंड का ऑडियो है जिसमें हादसे पर बातचीत हो रही है और दो रेल अधिकारियों की बातचीत का दावा किया जा रहा है। इसमें एक साथ वेस्ट रेलवे के प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर हैं, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी ओर साउथ ईस्टर्न रेलवे के डिप्टी चीफ सेफ्टी ऑफिसर हैं, यह दावा किया जा रहा है। डिप्टी चीफ सेफ्टी ऑफिसर का नाम अशोक अग्रवाल है और हालांकि ऑडियो की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं वो एक्सक्लूसिव ऑडियो। दोनों ऑफिसर्स को सुनिए, जो दावा किया जा रहा है। दोनों बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि साजिश है, छेड़छाड़ हुई है। सुनिए जरा। तो अभी फाइनली क्या निकल के आ रहा है? Point was wrongly set, sir. Point was set towards your loop line, but the signal was through for main line. ऐसे कैसे हो सकता है? अब एसएनटी वाला अगर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हो सकता है सर। नहीं, बट डिड दे वर दे डूइंग एनी जॉब एट दैट टाइम? कुछ काम हुआ था ना, कुछ काम हुआ था वहाँ पे। हाँ, तो मैं भी उसमें कुछ गड़बड़ किया हूँ। But this has been found. They set the point for main line, but it was set for loop line. Yes, sir. Signal was through for main line. But the facing point was set towards loop. That's why that Coromandel Express collided with the goods train.
Yes, sir. It collided with goods train, and then all coaches and logos all scattered, and some person side collided with this 2864, and the rearmost two coaches of 2864 got capsized. आपने सुना, अधिकारी कह रहा है कुछ मैनिपुलेट किया गया, यानी कुछ छेड़छाड़ की गई है। अधिकारी खुद अपने शब्दों में कह रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों माना जा रहा है साजिश हुई है। दो तस्वीरें दिखाता हूं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर जरा फुल स्क्रीन लीजिए तो आपको समझ में आएगा हादसा हुआ कैसे। फुल स्क्रीन लीजिए, यह आप देख रहे हैं। अब मैं इस पिक्चर को जरा छोटी कीजिए। अब आप देखिए, इसमें आपको 4 रेलवे ट्रैक नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। दो जो सबसे कॉर्नर में, सबसे किनारे पर जो 2 रेलवे ट्रैक है, यह है लूप लाइन, इसे कहते हैं लूप लाइन। एक पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, दूसरी पर दूसरी मालगाड़ी खड़ी हुई थी। अब 2 बीच की जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसे कहते हैं मेन लाइन। इसी मेन लाइन से ट्रेनें आती जाती हैं। तो अब देखिए, एक एरो बना है नीचे की तरफ, कोरोमंडल एक्सप्रेस। तो एक मेन लाइन पर कोरोमंडल आ रही थी और दूसरी मेन लाइन पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी। उसके बाद देखिए, कोरोमंडल से लूप लाइन की तरफ रेड एरो है विद सर्कल, तो वो कोरोमंडल लूप लाइन में चली गई, क्योंकि सिग्नल पहले ग्रीन था तो कोरोमंडल सीधी जाती अपनी लाइन पे, लेकिन उससे पहले ही सिग्नल रेड हो गया। रेड सिग्नल मतलब ये लाइन खाली कर दो, तो उसने लूप लाइन में ले ली गाड़ी। बस अगली तस्वीर दिखाइए। लूप लाइन में देते ही, गाड़ी लेते ही क्या हुआ, अब ये आपके सामने। कोरोमंडल लूप लाइन में जैसे ही घुसी तो मालगाड़ी से टकराई और हादसा हो गया। उसकी बोगियां एक मेन लाइन और दूसरी मेन लाइन तक आ गई, यानी तीसरी जो आपको लाइन नजर आ रही, सामने से बेंगलुरु हावड़ा आ रही थी, वो इसकी बोगियों से टकरा गई और यह हादसा हो गया। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन इस हादसे में ड्राइवर जो है, ड्राइवर जिंदा है। 288 लोगों की मौत हो गई, लेकिन ड्राइवर जिंदा है। तीनों गाड़ियों के ड्राइवर जिंदा है। अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये कोरोमंडल के ड्राइवर हैं, जिनके देखिए आप सर में चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती है और इनका इलाज चल रहा है। अब बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ड्राइवर की गलती थी, ड्राइवर ने ऐसा क्या किया कि ड्राइवर बच गए और 288 लोगों की मौत हो गई। सीबीआई इसे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। खबर यह है कि ड्राइवर निर्दोष है, ड्राइवर्स की कोई गलती नहीं है, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होता है, ड्राइवर केवल उन सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। 288 लोगों की मौत हुई, 3 ट्रेनों के ड्राइवर बच गए, ड्राइवर घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। रेलवे ने पहले ही ड्राइवर को क्लीन चिट दे दी है। हादसे में ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। अब तक 2 वजहों से हादसे का शक है। एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी, जो मैंने शुरू आपको दिखाया। दूसरा, पॉइंट मशीन में बदलाव से ट्रेन की टक्कर हुई, पॉइंट मशीन भी मैंने आपको दिखाई। दोनों ही वजहों में ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। ड्राइवर ने जो सिग्नल मिला उसके हिसाब से ट्रेन को चलाया। मेन लाइन से लूप लाइन जाने का सिग्नल था, ड्राइवर के पास लूप लाइन जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ड्राइवर केवल सिग्नल को फॉलो कर रहा था। किस ट्रैक पर जाना है यह ड्राइवर तय नहीं कर सकता। ड्राइवर के पास आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी थी और बस तय गति से ही ट्रेन चला रहा था वो। आप इसे इस तरह समझिए, ड्राइवर के सामने ग्रीन सिग्नल था, इसलिए वो सामान्यतः मेन लाइन की जो ट्रेन की स्पीड होती है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ड्राइवर के पास ग्रीन सिग्नल था, वो 127, 128 की स्पीड से आगे बढ़ रहा था और वो ग्रीन सिग्नल अचानक रेड हो गया। उसी स्पीड में लूप लेन में जब गाड़ी गई तो हादसा इतना भीषण हुआ। आइए मैं अब आपको बताता हूं कि आखिर ड्राइवर बेशक निर्दोष हो, लेकिन इस मामले में सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज पहुंची दोबारा घटना स्थल पर। ममता बनर्जी इससे पहले उस दिन भी गई थी जिस दिन ये तस्वीरें सामने आई कि यह हादसा हुआ था। ममता बनर्जी आज भी पहुंची, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आखिर सीबीआई जांच की जरूरत क्या है। ममता बनर्जी सवाल पूछ रही है कि ये तो रेलवे के अधिकारी भी जांच कर सकते थे, रेलवे का बोर्ड भी जांच कर सकता था, सीबीआई जांच की जरूरत क्या है इस मामले में। यह ममता का कहना है। हादसे के बाद दूसरी बार आज वो ओडिशा पहुंची थी। ट्रेन हादसे को रेलवे की लापरवाही बताया, मृतकों की संख्या छिपाने का आरोप लगाया। ममता ने सीबीआई जांच को लेकर भी सवाल उठाए। हादसे की सीबीआई जांच से कुछ नहीं होने वाला है,
शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जो ममता के खिलाफ चुनाव जीते थे बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा ममता के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी नेता शुभेंदु ने हादसे में टीएमसी का हाथ बता दिया। कहा इसमें टीएमसी का हाथ है। ओडिशा की जो घटना है इसका ताल्लुक बंगाल से है। रेलवे के अधिकारियों की बातचीत के टेप शेयर करने वाले पर सवाल उठाया। दरअसल टीएमसी के प्रवक्ता है कुणाल घोष, उन्होंने ऑडियो शेयर किया था। शुभेंदु का कहना है ऑडियो टेप शेयर करने पर भी सीबीआई जांच हो। दूसरे राज्य में हादसे पर टीएमसी आखिर क्यों बौखला गई? बालासोर में पीड़ित परिवार को कोलकाता बुलाने पर शुभेंदु ने सवाल उठाए। इन लोगों को जबरदस्ती नेताजी इंडोर स्टेडियम बुलाया जा रहा है। ममता जी वहां चेक बांटेंगी और भाषण देंगी। लोग सदमे से उबर भी नहीं पाए और उन्हें बुलाया जा रहा है। शुभेंदु ने कहा यह शर्म की बात है। लेकिन जो बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं दरअसल तैयारी यह है बंगाल में कि जो पीड़ित हैं उन्हें बंगाल बुलाया जाए और मुआवजे की राशि दी जाएगी चेक में। सुनिए जरा ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। ट्रूथ मस्ट कम आउट। इतना जिंदगी चला गया, इतना आदमी का मौत हुआ, अभी आर्गुमेंट करने का टाइम नहीं है। कैसे हुआ, इतना जिंदगी चला गया और सच बाहर में आए, हम ये चाहते हैं। তৃণমূলের কনস্পিরেসিটা বের করানোর জন্য এই পুরো ইনসিডেন্টের পিছনে তৃণমূল আছে। তৃণমূলের কনস্পিরেসিটাকে আইডেন্টিফাই, ওরা কালকে রাতে থেকে প্যানিক কেন, এত সিবিআই নিয়ে অডিট কেন, তো প্লেস অফ অকারেন্স অন্য স্টেটে, এত প্যানিক কেন? এই কল রেকর্ড ট্যাপিং, কনভারসেশন বিটুইন টু রেসপন্সিবল রেলওয়ে অফিসার্স, এটা যে কত বড় আগামী দিনে স্ক্যাম এক্সপোজ হতে যাচ্ছে তৃণমূল বুঝতে পারবে। आइए आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत से शवों की शिनाख्त हो चुकी है। शवों के ढेर लगे हुए थे, 228 शव। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, कमजोर दिल वाले हरगिज ना देखें। 288 शव। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत से शवों की शिनाख्त हो गई, लगभग 200 से ज्यादा, लेकिन मुआवजे वालों की लाइन लगी है। इतने लोग पहुंच रहे हैं मुआवजा लेने की हालत यह है कि बॉडी एक है, मुआवजा लेने 4 आदमी खड़े। देखिए जरा क्या स्थिति है वहां। मुआवजा लेने वालों की भीड़ बढ़ गई है। एक शव पर कई कई दावे सामने आ रहे हैं। शक है कि कुछ लोग मुआवजे के लिए झूठे दावे भी कर रहे हैं। इसी वजह से डीएनए जांच के बाद ही मुआवजे का फैसला किया गया है। ओडिशा हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हुई है। अब तक 205 शवों की शिनाख्त हुई है। 83 शवों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। 83 बॉडीज ऐसी हैं जिनके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिली किसकी है। इन शवों की पहचान के लिए अब डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। अस्पताल में शवों की लंबी कतार लग गई है। भीषण गर्मी की वजह से शवों को सुरक्षित रखना अब चुनौती है। एक स्कूल और कोल्ड स्टोरेज को मुर्दा घर बनाया गया है। डीएनए सैंपल देने के लिए नंबर भी बाकायदा जारी किए गए हैं, क्योंकि मुआवजे वालों की इतनी लंबी लिस्ट है, किसे देना है मुआवजा, इसलिए अब प्रशासन डीएनए लेगा बॉडी के और जो मुआवजा लेने आया डीएनए मैच करेगा, तब मुआवजा दिया जाएगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सीपीआर। कितने लोगों को जो कंपनसेशन है, जो मुआवजा है वो दिया जा चुका है अभी तक आप लोगों की तरफ से? देखिए अभी तक कुल 531 एक घंटे पहले का है। 531 नंबर्स ऑफ पेशेंट्स को, पेशेंट्स एंड फैमिली ऑफ द डेड, उनको दिया जा चुका है। इसका ब्रेकअप है। सिंपल इंजरीज जो पेशेंट्स थे उसमें 303 पेशेंट्स को दिया जा चुका है। ग्रेवियस इंजरीज 109 जिनको पेमेंट हो चुका है, एंड डेथ अनफॉर्चुनेट डेथ्स जो हैं 119 उनका पेमेंट्स हो चुका है। और जो नहीं हुआ है उसमें भी आई विल अपील टू द पीपल कि आप हमें कांटेक्ट करें, हमारे हेल्पलाइन नंबर कांटेक्ट करें। वी आर रेडी टू हेल्प यू। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करने जा रहे हैं एक और बड़ी खबर की, क्योंकि आजकल देश में एक बाबा की सबसे ज्यादा चर्चा है, बाबा बागेश्वर। खबर यह मिल रही है कि बाबा की बारात निकलेगी। यह बात बाबा खुद कह चुके हैं। बाबा कह रहे हैं सूट सिलवा लो, शादी करने वाला हूं। बाबा ने यह बात कही तो बाबा से शादी करने वालों की भी लाइन लग गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह है शिवरंजनी।
ये कलश लेकर बाबा की तरफ जाने की तैयारी कर चुकी है। ये कलश लेकर निकल गई शिवरंजनी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिवरंजनी बाबा के पास जा रही। मैं आपको बताऊं, शिवरंजनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, डॉक्टर बनने वाली हैं और बाबा बागेश्वर से शादी की तैयारी कर रही हैं। सुनिए जरा बाबा क्या कह रहे हैं शादी पर और शिवरंजनी क्या कह रही हैं। बहुत जल्दी होगी और आप अपना सूट तैयार रखिए। जो महाराष्ट्री है, अंतर्यामी है, कारनाथ है, करुणानिधान है, कारनाथ है, कारनाथ है, कारनाथ है। जल्द होने वाली है बाबा बागेश्वर की शादी। घोड़ी चढ़ने वाले हैं बाबा बागेश्वर। बाबा ने कहा शादी होने वाली है, सूट सिला लो। तुम लोग मानोगे ही नहीं हमको घोड़ी पे चढ़ाए बिना। बहुत जल्दी होगी और आप अपना सूट तैयार रखिए। एक तरफ बाबा बागेश्वर ने जल्दी शादी का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ एमबीबीएस की छात्रा ने बाबा से शादी का संकल्प ले लिया। और अब इसी मनोकामना के साथ शिवरंजनी ने गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक पदयात्रा भी निकाल दी है। सिर पर गंगा जल रखकर शिवरंजनी बागेश्वर धाम जा रही है। 16 जून को धीरेन्द्र शास्त्री के साथ शिवरंजनी की मुलाकात होगी। शिवरंजनी कहती है तभी बड़ा ऐलान होगा। तो मैं सभी को कहूंगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहां से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे। आई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शिवरंजनी घर से निकल चुकी है। कलश यात्रा लेकर निकली है शिवरंजनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। कहां से निकली है, कहां पहुंचने वाली है, बाबा बागेश्वर तक कब पहुंचेंगी, आइए आपको बताता हूं। उनकी मुराद ये है, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगी, बाबा से शादी करना चाहती हैं, इसलिए बाबा के बागेश्वर धाम पहुंच रही है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये शिवरंजनी गंगोत्री से निकली है कलश लेकर और लगभग 1000 किलोमीटर का सफर तय करके बागेश्वर धाम पहुंचेंगी बाबा के पास। सीधे तारीख बताई जा रही है 16 जून। 16 जून को शिवरंजनी बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगी शादी का ऑफर लेकर बाबा के लिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं शिवरंजनी कौन है और बाबा इसके लिए कितना तैयार है, क्योंकि बाबा ने अब तक कुछ नहीं बोला है। अपनी शादी को लेकर सवाल उनसे ढेरों किए गए। बाबा ये जरूर कह रहे हैं कि सूट सिलवा लो, कभी भी हो सकती है। देखिए जरा, ये शिवरंजनी है, मेडिकल की तैयारी कर चुकी है, यानी एमबीबीएस कर रही है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। शिवरंजनी बागेश्वर बाबा से शादी करना चाहती है। 2021 से बागेश्वर बाबा को फॉलो कर रही है। कहती है बाबा की कथा से मैं मंत्र मुग्ध हो जाती हूं। बागेश्वर बाबा को अंतर्यामी बताती हैं शिवरंजनी। कहती है अलौकिक शक्ति पर संदेह करना गलत है। शिवरंजनी तिवारी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं, एमबीबीएस की छात्रा है शिवरंजनी और 4 साल की उम्र से शिवरंजनी का अध्यात्म से जुड़ाव है। शिवरंजनी 4 साल की उम्र से भजन गा रही हैं और शिवरंजनी एक यूट्यूबर और भजन गायिका है। साथ ही साथ कहा जा रहा है शिवरंजनी की बाबा से शादी की कामना है। इसी कामना के लिए शिवरंजनी पदयात्रा निकाल रही हैं। गंगोत्री से गंगा जल भरकर बागेश्वर धाम जा रही हैं। शादी के सवाल पर कहा किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। विवाह के बारे में सिर्फ बालाजी सरकार जानते हैं। 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचकर मैं अपनी कामना बताऊंगी, यानी शिवरंजनी पहुंचेंगी बाबा बागेश्वर के पास, धीरेन्द्र शास्त्री के पास 16 जून को। फिर बताएंगी वो क्या चाहती हैं। अब आपको बताता हूं बाबा क्या कह रहे हैं। मीडिया ने पूछा बाबा शादी की बहुत चर्चा है, कुछ बताइए। तो बाबा ने कहा बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। पत्रकारों से कहा शादी के सूट तैयार करा लेना, हम कोई साधु नहीं है कि शादी ना करें। हनुमान जी के भक्त हैं, माता पिता की मर्जी से शादी करेंगे। गुजरात के वडोदरा में कथा के दौरान यह सवाल किया गया था और शिवरंजनी के ऑफर पर बाबा ने ऐसा हरगिज नहीं कहा। आप जरा दोनों को सुनिए एक बार। हर कोई कहता है कि मैं नहीं
कलश यात्रा इसलिए की है क्योंकि मैं मनचाहा वर पाने की कोशिश कर रही हूँ। जो महाराष्ट्री है, अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणानिधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो मैं सभी को कहूंगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहाँ से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। हमें लगता है तुम लोग मानोगे ही नहीं हमको घोड़ी पे चढ़ाए बिना। बहुत जल्दी होगी और आप अपना सूट तैयार रखिए। आप करोगे सही, वो पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम भगवान कोई साधु नहीं है, हम कोई महापुरुष या फकीर नहीं है, हम आपके जैसे मानव हैं। हम ना कोई चमत्कारी, सिर्फ हनुमान जी के भक्त हैं। माता पिता ने कहा है कि तुम्हें करना है, अब जो भी पाप लगना हो वो पाप हम भोग लेंगे, पर माँ बाप के आंसुओं को, माँ बाप की भाव को हम डिगने नहीं। भाई तो बाबा को सुन लिया आपने। एक और बड़े बाबा हैं बिहार में, तेज प्रताप बाबा। पिछले दिनों जब बाबा बिहार गए थे, बाबा के पहुंचने से पहले तो तेज प्रताप उन्हें चुनौती दे रहे थे, लेकिन बाबा जब पहुंच गए तो तेज प्रताप चुप थे। अब बाबा फिर आ गए वहां से, तो तेज प्रताप बाबा को फिर चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझसे बड़ा कोई बाबा नहीं है। सुनिए जरा। धार्मिक दृष्टिकोण से ये भी देखिए कि इतना बाबा है, लेकिन हम बहुत बड़े बाबा हैं। हम बाबा हैं कि जमीन से लेके अब पता तक नाप देंगे। अगर हमारे सामने कोई बाबा अगर खड़ा हो गया तो उसको हम बताएंगे सबक। धार्मिक दृष्टिकोण से ये भी देखिए कि इतना बाबा है, लेकिन हम बहुत बड़े बाबा हैं। हम बाबा हैं कि जमीन से लेके अब पता तक नाप देंगे। अगर हमारे सामने कोई बाबा अगर खड़ा हो गया तो उसको हम बताएंगे सबक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है सियासी दुनिया से, हिला देने वाली खबर है। कांग्रेस के लिए इससे बड़ी बुरी खबर नहीं हो सकती है। खबर यह है कि मोदी के साथ, क्या पीएम मोदी के साथ पायलट जाने की तैयारी कर चुके हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़कर राजस्थान में चुनाव लड़ने वाले हैं पायलट? क्योंकि खबर यह है कि पायलट जल्द ही कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। अगली तस्वीर दिखाई। पायलट गहलोत के खिलाफ यात्राएं कर रहे थे, पायलट गहलोत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन आज यह खबर आई है पायलट ने पेटी बांध ली है और सिर्फ 11 तारीख को बटन दबाने वाले हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कांग्रेस को झटका लगने वाला है। सचिन पायलट ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। खबर है कांग्रेस नेता सचिन पायलट टेक ऑफ करने वाले। पायलट कब टेक ऑफ करेंगे, कहां लैंड करेंगे, इसके लिए दिन और पार्टी भी तय है, बस ऐलान बाकी है। तो सवाल ये कि क्या सचिन पायलट के सियासी विमान की लैंडिंग बीजेपी में होने वाली है? संकेत यही है, क्योंकि बीजेपी गहलोत पर तो हमला कर रही है, लेकिन पायलट पर चुप्पी साधे है। पायलट भी बीजेपी को कम और गहलोत को ज्यादा निशाना बना रहे हैं। ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जैसे जैसे राजस्थान का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस टूट के कगार पर पहुंचती नजर आ रही है, जिसे टालना मुश्किल है, क्योंकि गहलोत पायलट की जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं और आलाकमान चाहकर भी पायलट की मदद नहीं कर पा रहा। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है, लेकिन कुछ बोलने की बजाय वो किनारे बैठकर सब देख रही है। इसे प्रधानमंत्री के भाषण से भी समझा जा सकता है, जब उन्होंने अजमेर की रैली में ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया था। कांग्रेस से राजस्थान के लोगों को बहुत सावधान रहना है। यहां 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये क्यों कहा जा रहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। ये क्यों कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अगला चुनाव बिना कांग्रेस लड़ेंगे, और सचिन पायलट क्या मोदी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? सचिन पायलट इधर से इधर आ जाएंगे। कांग्रेस के लिए रविवार बड़ा दिन है। रविवार को पार्टी में बगावत के आसार हैं, और खबर यह है
कि इस दिन पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। हालांकि पायलट ने इसका ऐलान अब तक नहीं किया है। 11 जून को जयपुर में पायलट खेमा जुटने वाला है, क्योंकि 11 जून को राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि है। पायलट कोई भी बड़ा काम 11 तारीख को ही करते हैं। आपको याद होगा 11 अप्रैल को पायलट ने क्या किया? गहलोत के खिलाफ धरना दिया। 11 मई को क्या किया? गहलोत सरकार के खिलाफ यात्रा शुरू कर दी। अब 11 जून को कांग्रेस को बाय बाय करने के संकेत हैं। संकेत है कि पायलट बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि अब तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले सचिन पायलट ने, इसलिए नई पार्टी बनाने का भी अंदेशा है। क्योंकि राजस्थान में 2 पार्टियां रजिस्टर हुई हैं, जिसमें एक का नाम है राजस्थान जनसंघर्ष पार्टी और दूसरे का नाम है प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी। खबर है कि पायलट रथ यात्रा शुरू कर सकते हैं। रथ भी तैयार हो गया है, वो जो मारवाड़ से शुरू होकर पूरे राज्य में घूमेगा। इस बीच पायलट को निमंत्रण भी मिलने लगा है। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी उन्हें अपने खेमे में बुला रही है। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल उन्हें निमंत्रण दे चुके हैं। इस बीच खबर यह है कि राहुल ने भी पायलट को बुलावा भेजा है। 15 जून को पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन पायलट पर इस निमंत्रण का असर नहीं दिख रहा, क्योंकि पायलट का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। 4.5 साल में पार्टी ने केवल भरोसा दिया है, धैर्य रखो धैर्य, इसलिए पायलट अब इंतजार के मूड में नहीं है। राजस्थान की जनता भी रविवार का इंतजार कर रही है कि आखिर क्या होगा रविवार को। सुनिए जरा कांग्रेस के सीनियर लीडर क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट के इस कदम पर, सुनिए जरा। मैं समझता हूं हम सब एक हैं और एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। हम सब आला कमान के सिपाही हैं। आला कमान जो फैसला करता है, वो सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत जी हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, सबको मानेंगे। सबने आकर के एकजुटता के साथ में कहा, जो पार्टी आला कमान शीर्ष नेतृत्व है जो फैसला करेगा, वो फैसले के साथ में हम 2023 में कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाएंगे। हम सब लोग पायलट साहब के साथ हैं। पायलट साहब जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे को देंगे, जो भी उनका इशारा होगा, हम सब लोग उनके साथ में रहेंगे। लेकिन जो बात ये कही आला कमान के साथ में, आज भी हमारी निष्ठा आला कमान के साथ है। हम सब लोग कांग्रेस के साथ में हैं। कांग्रेस के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ खड़े रहना चाहते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जो बात है कि जो हमारी जो डिमांड थी, जो युवा बेरोजगारों के लिए डिमांड थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी डिमांड थी, उसके ऊपर कोई सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे संदेश जाए कि जो हम विजन लेके निकले थे राजस्थान की धरा के ऊपर, उसका कोई न कोई निस्तारण निकल रहा है। तो अब आइए आपको बताते हैं, पायलट अगर अलग चुनाव लड़ेंगे, यानी 2 ऑप्शन है। पायलट कांग्रेस छोड़ेंगे तो बीजेपी में जाएंगे मोदी के साथ, या पायलट कांग्रेस छोड़ेंगे तो अलग पार्टी बनाकर अलग चुनाव लड़ेंगे। तो एक स्थिति हो सकती है कि 3 पार्टियां होंगी मैदान में, एक कांग्रेस, एक बीजेपी, एक सचिन पायलट की। तो सचिन पायलट क्या किंग मेकर बन सकते हैं? क्या पायलट को लगता है 20 विधायक भी जीत गए तो जब सरकार बननी होगी तो 20 विधायक पर ही सारी डीलिंग हो जाएगी? राजस्थान में इसी साल चुनाव है और यहां विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। राजस्थान में जातीय सियासत जबरदस्त है। राजस्थान में जाट समुदाय की आबादी 9% है। राज्य के 32 विधानसभा क्षेत्र में इसका असर है और 2018 में 25 विधायक जाट समुदाय से जीते थे। दूसरे नंबर पर आते हैं सचिन पायलट, यानी गुर्जर समुदाय। गुर्जर समुदाय की आबादी 7% है। राज्य की 30 सीटों पर इनका दबदबा है। सचिन पायलट भी गुर्जर है। गुर्जर बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन 2018 में पायलट के साथ यह वोट चला गया और इसलिए कांग्रेस को सत्ता भी नसीब हुई। गुर्जर अब भी सचिन पायलट के साथ खड़ा है और उसे लगता है कि पायलट के साथ धोखा हुआ है। ऐसे में पायलट अब रिस्क लेने को तैयार है। उन्होंने राज्य की 30 सीटों को टारगेट किया है। वो अगर कामयाब होते हैं तो गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और तब पायलट किंग मेकर की भूमिका में होंगे। वो समर्थन देकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, किंग मेकर, किंग भी बन सकते हैं, या फिर बीजेपी को समर्थन देकर ठीक ठाक डीलिंग भी कर सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के कुछ और नेता।
जो कर्नाटक में तुम्हारी हालत हुई है उससे बुरी हालत तुम्हारी राजस्थान में होगी, तुम्हारा पता नहीं चलेगा, आप गायब हो जाएंगे बीजेपी वाले। और वैसे गायब हो जाएंगे जैसे कर्नाटक में इन्होंने पहले राहुल गांधी का मकान खाली कराया, कर्नाटक से बीजेपी का मकान और ऑफिस सब खाली करा लिए भगवान ने। और राजस्थान में सुन लेना, राजस्थान में कर्नाटक वाली हालत होगी, इन बीजेपी वालों की दुकान उठा देगा भगवान, क्योंकि ठाकुर जी नाराज हैं। मैंने तो जिस दिन वो फोटो आई थी उसी दिन कहा था कि काश ये आखिरी बार फोटो आई है और इसके बाद में दोबारा इस तरह की फोटो की जरूरत न पड़े, क्योंकि 4.5 साल में सास बहू के इस झगड़े में कई बार इस तरह के एकीकरण के फोटो दिखाए गए। जब मनों के भेद हो जाते हैं तब इस तरह के फोटो जो है ऑप्स ये कारगर नहीं रह पाते। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सचिन पायलट क्या करेंगे, 2 से 3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। आज की एक और बड़ी खबर है, अमेरिका इंडिया इंडिया बोल रहा है। अमेरिका भारत की तारीफ कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की तारीफ कर रहा है, प्रधानमंत्री की तारीफ और कसीदे तो पढ़ता रहता है। लेकिन बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अमेरिका कह रहा है भारत का लोकतंत्र देखना और सीखना है तो दिल्ली जाओ, देखो क्या है लोकतंत्र। लेकिन उससे उलट तस्वीर है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता अमेरिका में है, अगली तस्वीर दिखाइए, और कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं। राहुल अमेरिका जाकर कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं, और अमेरिका कह रहा है भारत में ही लोकतंत्र है, वहां सीखो जाकर। ये कम से कम कांग्रेस के नेताओं को भी सुनना चाहिए और उस जहनियत उसको भी मानने वाले लोगों को समझना चाहिए कि राहुल गांधी अगर विदेश जाकर कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है और अमेरिका आपको सिखा रहा है कि अगर कुछ सीखना है तो भारत से सीखो। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में मोदी पर हमला कर रहे हैं, मोदी पर चुन चुन कर वार कर रहे हैं, हर मीटिंग में प्रधानमंत्री का मजाक भी उड़ाने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने राहुल को आईना दिखा दिया है। सोचिए, राहुल के लिए इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है कि विदेश में बैठकर अमेरिका में जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाओ और वो देश कहे आपका ही लोकतंत्र बेहतर है। अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र की जमकर सराहना की है। अमेरिका ने कहा भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जो लगातार विकास कर रहा है, जो भी दिल्ली जाता है वो इसे देख और महसूस कर सकता है। अमेरिका कह रहा है दिल्ली जाइए, भारत के लोकतंत्र को महसूस कीजिए। दरअसल अमेरिका का यह बयान मोदी सरकार के सिलसिले में आया है, जिसमें अमेरिका ने मोदी सरकार के कामकाज की सराहना की है। इस सराहना को राहुल के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी सरकार में इसके कमजोर होने का रोना रो रहे हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो गया। ये आपको सुनवाता हूं व्हाइट हाउस के, यानी जो बाइडेन के प्रवक्ता, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी को सुनिए जरा। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. India is a strong partner on very, very many levels with the United States. You saw that in Shangri-La, Secretary Austin announced some additional defense cooperation now that we're going to pursue with India. Prime Minister Modi here to talk about all those issues and to advance and deepen that partnership and that friendship. आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अमेरिका भारत की तारीफ कर रहा है और भारत एक और बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है। ये देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की है। भारत बहुत जल्द उन देशों में शुमार होगा जो अपने मुल्क में फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करेगा। अभी असेंबल होते हैं बहुत से, उसके बाद यहीं बनने शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है अमेरिका के साथ। दरअसल मोदी अमेरिका जाने वाले हैं और उनका अमेरिका दौरा इसी महीने होना है। अमेरिका को प्रधानमंत्री मोदी से ढेरों उम्मीदें हैं। उनके इस दौरे पर कई समझौते होने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा समझौता है लड़ाकू विमानों का, जिसमें लड़ाकू विमानों के निर्माण पर समझौता होगा। मतलब अमेरिका भारत में लड़ाकू विमान बनाएगा। अमेरिका भारत में 350 लड़ाकू विमान बनाएगा। अमेरिका की जनरल मोटर्स इसका निर्माण करेगी। भारत की ओर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स साझेदार होगा इसका, और दोनों देशों के बीच इस सौदे की रूपरेखा तय होगी। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन भारत में है और रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन का यह दूसरा भारत दौरा है, तो भारत के लिए बहुत फख्र की बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाठशाला में धर्मांतरण का पाप, मध्य प्रदेश से खबर आई है।
पाठशाला में धर्मांतरण का पाप। दरअसल मध्य प्रदेश में एक जगह है दमोह, और दमोह में एक स्कूल है जिसका नाम है गंगा जमुना। नाम तो गंगा जमुना रख दिया, लेकिन तहजीब गंगा जमुना नहीं है, तहजीब इसके ठीक उलट है। अगली तस्वीर दिखाइए। बच्चियों को नाम गंगा जमुना रख दिया और सारी बच्चियां, हिंदू हो या मुसलमान, उन सबको हिजाब पहना दिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनके प्रिंसिपल साहब फरार हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं एक हिंदू लड़की जिसे स्कूल में सूरा याद कराया जा रहा था, जो बताता है कि स्कूल में दरअसल हो क्या रहा था आगे आपको बताऊंगा। जिस प्रिंसिपल ने स्कूल में ज्वाइन किया उसने भी धर्मांतरण कराया, शिक्षकों ने भी धर्मांतरण कराया, तब नौकरी लगी है। पहले बच्ची को सुनिए। बेटा आप किस स्कूल में पढ़ते हो? सर गंगा जमुना स्कूल। अच्छा, किस क्लास में हो? सर 5th में। अच्छा, स्कूल में क्या क्या सिखाया जाता है? सर स्कूल में मुसलमानी चीजें सिखाई जाती हैं और उनकी एक प्रेयर भी रहती है, और वो लोग अल्लाह पे आती है दुआ, उसके पहले वो लोग मुसलमानी वो करवाते हैं उर्दू की। क्या? बिस्मिल्लाह। यस सर। बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, निहायत ही रहम करने वाला है, इंसाफ के दिन का मालिक है। ए अल्लाह हम तेरी हिफाजत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। ये जो पढ़े हो आप उर्दू में, इसका मतलब जानते हो क्या है? नो सर। फिर पढ़ते क्यों थे आप? बोलते नहीं थे कुछ? नो सर। सर मारते थे वो लोग। क्या बोलते थे? ना पढ़ो तो मारते थे? यस सर। आपने बच्ची को सुन लिया। ऐसे स्कूल के प्रबंधक पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको आगे बताऊंगा कैसे प्रिंसिपल से लेकर सबका, टीचर्स तक का धर्मांतरण हुआ, तभी नौकरी लगी। अभी पहले यह खबर देखिए। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर यह गंभीर आरोप है। बच्चों ने कहा हिजाब पहनने के लिए हमें मजबूर करते हैं, हिजाब ना पहनने पर स्कूल में एंट्री नहीं है। गार्ड कहता है बड़े साहब का ऑर्डर है। बच्चों ने कहा बैग में हिजाब रखकर लाते हैं, स्कूल में घुसते ही हिजाब पहन लेते हैं और स्कूल में नमाज पढ़वाई जाती है। विरोध करने पर पिटाई भी होती है। कई बार कुरान की आयतें भी पढ़वाई गई हैं, इस्लाम से जुड़ी प्रार्थना कराई जाती है। पूरी प्रार्थना याद ना होने पर मार पड़ती है, मैडम छड़ी से पिटाई करती हैं, भगवान का नाम लेने पर मारती हैं। यह होता है स्कूल में। किस तरह से ये शिक्षक जबरन किसी पर धर्म और मजहब थोप रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले सुनिए जरा अभिभावक, मां बाप क्या कह रहे हैं बच्चों के, सुनिए। हमने जब विरोध किया था तो फिर वो घर से लगा कर नहीं गई, अपन सोचते थे ऐसे जा रही है, फिर वो उसको बोला गया है तो आप स्कूल जब आओ ना तो मेन गेट पर इसको लगा लिया करो, पहन लिया करो, उसके बाद आप अंदर आना, और अगर इसको पहन के आप नहीं आओगे तो आपको भगा दिया जाएगा। कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर बैठ के ऐसा उसने किया, तो मैंने कैसा करते थे तो उसने बताया, तो फिर हमने उसको डांटा। पहले प्यार से पूछा उससे, तो उसने बताया ऐसा ऐसा होता है, वो सिखाते हैं। घर से नहीं पहन के जाती थी, वो यहीं पहराते थे, क्योंकि हमने मना किया था उनसे कि हमारी बच्ची नहीं पहनेगी, लेकिन वे अंदर वहाँ क्लास में या प्रार्थना इत्यादि में अंदर पहराते थे। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं स्कूल के शिक्षकों ने कैसे उनकी नौकरी ही तब लगी इस स्कूल में जब उन्होंने धर्मांतरण कर लिया। देखिए यह तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रिंसिपल का नाम है अब अफशा शेख। पहले ये प्रिंसिपल साहिबा श्रीवास्तव थी कोई, उनकी मां का नाम है साहिल श्रीवास्तव। स्कूल में ज्वाइनिंग के बाद प्रिंसिपल ने धर्म बदल लिया। पति का नाम शेख इकबाल है। एक टीचर का नाम है अनीता खान, पति का नाम है फिरोज खान। अनीता की मां का नाम है निर्मला यादव। एक टीचर है, उनका नाम है तबस्सुम बानो, उनके पति का नाम है साबिर अली और मां का नाम है चंद्रकांता जैन। साफ है तीनों महिलाओं का धर्मांतरण हुआ है और स्कूल में हिजाब विवाद के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। शिवराज सरकार ने बाल कल्याण आयोग से जांच करवाई। स्कूल की प्रिंसिपल का धर्म परिवर्तन कराया गया।
जांच में 2 टीचर्स के धर्म परिवर्तन का पता चला। परमानेंट करने के लिए प्रबंधन ने लालच दिया कि स्थायी तब करेंगे जब धर्मांतरण कर लो। स्कूल परिसर में एक मस्जिद भी मौजूद है और बाल आयोग को विदेशी फंडिंग के सबूत मिले। आयोग की रिपोर्ट में धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। आइए अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, पहले जरा मैं तस्वीरें दिखाऊं। दमोह में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, दमोह में प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग सड़कों पर निकले, विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। आइए मैं आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा वीडी शर्मा और एजुकेशन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं इस मामले में, उन्हें सुनिए जरा। हिजाब को लेकर के हमारी बेटियों को, उन मासूम बच्चों को जिस प्रकार से दबाव डाल करके प्रेरित किया गया, उस पर प्रशासन ने, शासन ने कार्रवाई की है, उसकी मान्यता भी रद्द हुई है। धर्मांतरण की गतिविधि नहीं हो सकता है, आतंकवादियों से भी उनके संबंध हो, कलेक्टर की भी जवाबदारी बनती है। और कलेक्टर पर संदेह इसलिए हो रहा है कि कलेक्टर आगे आकर के बार बार उनके बचाव में मीडिया में बयान दे रहे हैं, और इसका मतलब कलेक्टर के संरक्षण में और डीओ के संरक्षण में ये अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। एक्सक्लूसिव दस्तावेज है, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये जो है गंगा जमुना स्कूल की जो फैकल्टी है उसकी लिस्ट है, और इसमें आप देखिए जो अफसा शेख हैं, ये गंगा जमुना स्कूल की प्रिंसिपल हैं। इनकी मदर्स का नाम अगर आप देखेंगे तो साहिल श्रीवास्तव, मतलब अफसा ने कबूला है कि वो पहले श्रीवास्तव थी लेकिन अब वो अफसा शेख हो गई। और राज्य बाल आयोग की टीम का यह दावा है कि ज्वाइनिंग से पहले ही इनको फोर्सली नाम बदलवाया गया। दूसरी वहां की जो टीचर्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, ये है तबस्सुम बानो। इनकी मदर्स नेम में अगर आप जाएंगे तो आएगा चंद्रकांता जैन, जो तबस्सुम बानो की मां का नाम है। मतलब ये इन दस्तावेजों से साफ होता है कि तबस्सुम बानो भी जैन से मुस्लिम बनी है। तीसरी फैकल्टी जिसके बारे में सामने आया कि इनका भी धर्म परिवर्तन कराएगा, ये इस पेज में है, और ये तस्वीरें आप देखिए। आप देख रहे थे हमारे सहयोगी सत्या जो दमोह पहुंचे और पूरी रिपोर्ट उन्होंने फाइल की है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।